देसी राज्यों का भारतीय संघ में विलय उसका अध्ययन कर रहे थे। और जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने अध्ययन किया कि स्वतंत्रता के पूर्व देसी रियासतों की किस प्रकार की स्थिति रही थी। फिर बाद में हमने अध्ययन किया कि स्वतंत्रता के समय जो थे देसी रियासतें जो थी उनकी कंडीशन या उनकी स्थिति जो किस प्रकार की रही थी। फिर बाद में हमने अध्ययन किया कि सरदार पटेल जो थे वो देसी रियासतों के प्रति क्या रुख अपनाया और देसी रियासतों के प्रति वो क्या नीति जो उसको अपनाना चाहते थे। अब हम अगली बात करते हैं कि सरदार पटेल जो है उनके सामने कौन कौन सी रियासतें जो थी वो एक सबसे बड़ी चुनौती या समस्या बनी हुई थी और उनका समाधान किस प्रकार से निकाला गया था। कि सबसे पहली बात थी जूनागढ़ की समस्या कि सितंबर 1947 में जूनागढ़ रियासत ने पाकिस्तान में शामिल होना स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमने पहले भी अध्ययन किया कि किस प्रकार से जिन्ना जो थे जो पाकिस्तान से सटी हुई सीमा जो है उनके ऊपर दबाव उन देसी रियासतों पे दबाव डाल रहे थे और उनकी हर शर्त जो उसको मानने के लिए तैयार थे और उनको भ्रामक कर रहे थे और इस आधार पर उनको पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। और इसी बात को लेकर क्या हुआ था, जूनागढ़ रियासत जो उसकी समस्या खड़ी हो गई थी। इस रियासत का नवाब मुसलमान था, अर्थात यहाँ पर शासन कौन कर रहा था, मुस्लिम, परंतु उसकी जो जनता जो थी वहां पर जो जनसंख्या हिंदुओं की सबसे ज्यादा थी वहां पर रहने वाली जनता की। और ये राज्य चारों तरफ से भारतीय सीमाओं से घिरा हुआ था, अर्थात भौगोलिक दृष्टि से वह भारतीय राज्य जो उसी का एक अभिन्न अंग था। इसलिए कि वहां की जनता ने नवाब की कार्यवाही का जबरदस्त विरोध किया, क्योंकि नवाब क्या चाहता था, पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन वहां की जनता जो थी बहुसंख्यक हिंदू थी, इसीलिए वो क्या नहीं चाहती थी, पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहती थी। इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और एक स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना कर ली। और भारत सरकार ने भी नवाब की कार्यवाही की घोर निंदा की और ऐसी स्थिति में नवाब अपने राज्य को छोड़कर पाकिस्तान भाग गया और बाद में फरवरी 1948 में जनमत संग्रह करके जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। दूसरी समस्या थी हैदराबाद की समस्या। जूनागढ़ की तरह ही हैदराबाद जो था वहां का भी शासक कौन था, मुसलमान था, परंतु वहां की जनता जो थी वो भी क्या थी, बहुसंख्यक हिंदू थी। और हैदराबाद का राज्य जो था वो भी चारों तरफ से भारतीय सीमाओं से घिरा हुआ था। और यहाँ के मुस्लिम शासक अर्थात निजाम जो थे को अधिक से अधिक सोना जवाहरात इकट्ठा करने की एक सनक जो थी वो सवार थी, अर्थात उनके पास में बहुत ज्यादा धन और सोना चांदी था और वह अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र समझता था और अपने राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व को कायम करना चाहता था। वह प्रजातंत्र को एक दूषित प्रणाली समझता था और राजाओं के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। उसने अपने राज्य के शासन संबंधी समस्त अधिकार अपने में केंद्रित रखे थे और निजाम के अधिकारी भी उसी के समान चालाक तथा लालची थे। 15 अगस्त तक उसने भारत सरकार के राज्य मंत्रालय को संघ में सम्मिलित होने अथवा न होने के विषय में भ्रम में डाले रखा था। इसके बाद भी किसी न किसी बहाने से बातचीत को लंबी खींचता रहा और लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव के अंत में नवंबर 1947 में उसने भारत के साथ स्टेटस्टल एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए, परंतु संघ में शामिल होने की बात को वह टालता रहा और इसी के साथ साथ वह अपने राज्य में कट्टर सांप्रदायिक मुस्लिम रजाकारों को भी प्रोत्साहित करता रहा। और निजाम की शय पाकर मुस्लिम रजाकारों ने हैदराबाद रियासत के बहुसंख्यक हिंदुओं को डराना, धमकाना और लूटना खसोटना शुरू कर दिया ताकि वे रियासत छोड़कर भारत में चले जाए। और रजाकारों की हिंसक वारदातों के परिणामस्वरूप रियासत में शांति और व्यवस्था की स्थिति जो थी रोज या दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और हिंदुओं पर रजाकारों के अत्याचारों में वृद्धि होती गई। हैदराबाद रियासत से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों तथा सड़कों को क्षतिग्रस्त किया जाने लगा तथा रेल यात्रियों और बसों से यात्रा करने वाले हिंदू मुसाफिर को लूटा जाने लगा और ऐसी स्थिति काफी नाजुक हो गई थी। और इसी समय मुस्लिम रजाकारों के नेता कासिम रिजवी ने तो यहां तक धमकी दी थी कि वे संपूर्ण भारत को जीतकर दिल्ली के लाल किले पर निजाम का आसफ जाही झंडा फहराएंगे। जून 1948 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन भारत से वापस स्वदेश चले गए और उनके जाते ही हैदराबाद रियासत की स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई और बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्याएं की जाने लगी तथा उनकी संपत्ति को लूटा अथवा नष्ट किया जाने लगा। और इस संपूर्ण अवधि में भारत सरकार ने संयम का परिचय दिया और सरदार पटेल को वीपी मेनन ने निजाम को समझा बुझा कर रास्ते पर लाने का काफी प्रयास किया, परंतु अब स्थिति उसके नियंत्रण में नहीं रही। रजाकारा और कट्टर मुल्ला मौलवी आम मुसलमान को भड़काकर सांप्रदायिक संघर्ष में
उतारने की तैयारी कर चुके थे और ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने हैदराबाद रियासत के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करने का निश्चय किया और सितंबर 1948 में भारतीय सेना को हैदराबाद में प्रवेश करके शांति और व्यवस्था कायम करने का आदेश दिया गया। मेजर जनरल चौधरी को यह काम सौंपा गया और 5 दिन की कार्यवाही में भारतीय सेना ने मुस्लिम रजाकारों के प्रतिरोध को कुचल डाला और 18 सितंबर 1948 को मेजर जनरल चौधरी ने हैदराबाद रियासत के सैनिक गवर्नर का पद संभाल लिया और हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और विवश होकर निजाम को नई व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ी और भारत सरकार ने भी उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और उसकी प्रतिष्ठा को विशेष क्षति नहीं पहुंचाई। अगली बात आती है जम्मू कश्मीर की समस्या कि आखिर अब जम्मू कश्मीर जो उसकी समस्या क्या थी कि सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से तो हिंदू राजवंश और बहुसंख्यक मुस्लिम जनता, कश्मीर नरेश की अनिश्चित नीति और पाकिस्तान की लोलुप दृष्टि, इन सभी तत्वों ने मिलकर जम्मू कश्मीर की समस्या जो थी उसको बहुत ज्यादा गंभीर बना दिया और भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में 86,024 वर्ग मील क्षेत्र वाला यह राज्य सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता था क्योंकि इसकी सीमाएं भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से टकरा रही थी और सोवियत रूस भी इससे ज्यादा दूर नहीं था। और जम्मू कश्मीर रियासत का शासक तो हिंदू था किंतु उसकी बहुसंख्यक जनता जो थी वो मुस्लिम थी। क्योंकि इस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान और भारत दोनों से मिलती थी, इसीलिए कश्मीर के डोगरा शासक ने भारत अथवा पाकिस्तान किसी एक के साथ मिलने के स्थान पर स्वतंत्र रहने का निश्चय किया, परंतु पाकिस्तान को उसका यह निर्णय अच्छा नहीं लगा। वह तो आरंभ से इस राज्य को हड़पने का मानस बना चुका था, अतः प्रारंभ में उसने कश्मीर पर आर्थिक दबाव डाला, अर्थात कश्मीर की आर्थिक नाकेबंदी के द्वारा उसे झुकाने की सोची और उसी के अनुसार पाकिस्तान ने कश्मीर राज्य को अनाज, नमक, पेट्रोल, केरोसिन आदि आवश्यक सामग्री भेजना बंद कर दिया। परंतु पाकिस्तान की यह कार्रवाई कश्मीर सरकार को झुकाने में असफल सिद्ध हुई। तब पाकिस्तान सरकार ने हिंसक उपाय का सहारा लिया और पाकिस्तान सहायता और प्रेरणा से वशीभूत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबाइलियों ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर जोरदार सशस्त्र आक्रमण कर दिया तथा 4 दिन में ही कबाइली लोग कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 1.5 मील दूर बारामूला नामक स्थान पर पहुंच गए, जिससे राजधानी खतरे में पड़ गई। और इस आक्रमण की यह विशेषता रही कि जो कबाइली आगे बढ़ते गए, स्थानीय मुल्ला मौलवियों को उकसाने पर राज्य के अधिकांश मुस्लिम सैनिक एवं सिपाही भी उसके साथ मिलते गए और ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में कश्मीर के डोगरा शासक हरि सिंह ने भारत सरकार से सैनिक सहायता का अनुरोध किया और अपनी रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि कश्मीर को बचाने के लिए इसके अलावा अन्य कोई भी विकल्प उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के मुख्यमंत्री मेहरचंद महाजन ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और तत्कालीन सैनिक सहायता दिए जाने का अनुरोध किया। और पंडित नेहरू ने उस समय तक कश्मीर को सहायता देने के लिए तैयार नहीं हुए थे जब तक कि राज्य की मुख्य राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू को यह आश्वासन नहीं दिया कि राज्य में संवैधानिक शासन की शर्त पर वह और उसका दल कश्मीर को भारत में शामिल किए जाने के पक्ष में है। और स्पष्ट है कि नेहरू चाहते थे कि कश्मीर का भारत में विलय न केवल हिंदू शासक की इच्छा मात्र से अपितु बहुसंख्यक मुस्लिम जनता की स्वीकृति के साथ में हो। और जब नेहरू की इच्छा पूर्ति कर दी गई तो कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और यह निश्चित किया गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद कश्मीर में इस विषय पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। और इस समझौते के पश्चात 27 अक्टूबर को हवाई मार्ग से भारतीय सेना को श्रीनगर पहुंचाया गया, जिसने दुश्मन के जबरदस्त आक्रमण से श्रीनगर को बचा लिया। और कश्मीर को अपने हाथ से निकलते देखकर पाकिस्तान की सेना ने कबालियों के नाम पर युद्ध में हस्तक्षेप किया, परंतु भारतीय सेना के सामने उनकी एक भी नहीं चली और बारामूला नामक स्थान पर पाकिस्तानी सेना को रोक दिया गया। और फिर कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी सेना को निरंतर पीछे धकेलना शुरू कर दिया गया और पंडित नेहरू ने की देरी का नुकसान भारत को उठाना पड़ा और लगभग 35,000 वर्ग मील का क्षेत्रफल पाकिस्तान के अधिकार में बचा रह गया, जिसे पाकिस्तान में आजाद कश्मीर कहना शुरू कर दिया। और ये कैसे संभव हो गया,
इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और 1 जनवरी 1948 को भारत ने सुरक्षा परिषद में यह शिकायत प्रस्तुत की कि भारत के एक अंग कश्मीर पर सशस्त्र कबायलियों ने आक्रमण कर दिया है और पाकिस्तान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से उन्हें सहायता दे रहा है और उनके आक्रमण से अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया। इसलिए पाकिस्तान को अपनी सेना वापस बुलाने तथा कबायलियों को सैनिक सहायता न देने के लिए कहा जाए और पाकिस्तान की इस कार्रवाई को भारत पर आक्रमण माना जाए। और इस संबंध में बात यह थी कि भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के पक्ष में नहीं थे, परंतु प्रधानमंत्री पंडित नेहरू अंतर्राष्ट्रीयवाद के सच्चे समर्थक होने के नाते इस मामले को विश्व संगठन के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। और उन्हें यह पता नहीं था कि विश्व संगठन महाशक्तियों के व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति का रंगमंच बना हुआ है। वहां किसी भी समस्या का समाधान उनके गुण और दोष के आधार पर नहीं बल्कि महाशक्तियों के स्वार्थों के आधार पर किया जाता है। और सुरक्षा परिषद में ऐसा ही हुआ। 15 जनवरी 1948 को पाकिस्तान ने भारत के आरोप को साफ अस्वीकार कर दिया। उल्टे भारत पर बदनीयती का आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय असंवैधानिक है और इसे मान्य नहीं किया जा सकता। और सुरक्षा परिषद ने इस समस्या के समाधान के लिए 5 राष्ट्रों की एक समिति गठित की और इस समिति को मौके पर स्थिति का अवलोकन करने, समझौता करने की हिदायत दी। और संयुक्त राष्ट्र आयोग ने कश्मीर आकर मौके का निरीक्षण किया और 13 अगस्त 1948 को दोनों पक्षों से युद्ध बंद करने और समझौता करने हेतु आधार प्रस्तुत किया गया।